Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानिता और आपका स्वागत है इस सेशन पे। जैसे कि आप सभी को पता है, मणिपुर इज अगेन बर्निंग। कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट जो कि लास्ट ईयर मई 2023 से चले ही जा रहा है एंड नहीं कट डोंट स्टॉप रिकॉर्डिंग, विल डू दिस अगेन। ओके 1 2 3 स्टार्ट। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानिता और आपका स्वागत है इस सेशन पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि मणिपुर इज बर्निंग अगेन। फिर से वायलेंस शुरू हो चुका है मणिपुर पर। लास्ट कुछ महीनों में ऐसा लग रहा था कि पीस इज गोइंग टू बी रिस्टोर्ड। ऐसा लग रहा था कि 6-7 महीने लगेंगे जरूर, बट कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज जरूर आएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पीसफुल डायरेक्शन की तरफ ये मूव कर रहा था, ये पूरा जो सिनेरियो चल रहा था। बट सारी चीजें फिर से वहीं पे बैक टू स्क्वायर वन हो चुका है और ये समझना जरूरी है कि क्यों ये पर्टिकुलर क्राइसिस रिजॉल्व नहीं हो रहा है। कोई भी क्राइसिस सिर्फ एक कारण के लिए नहीं होता है, वो तो सिर्फ ट्रिगर पॉइंट होता है। उसमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि हिस्ट्री, डेमोग्राफी, उसके साथ साथ जियोपॉलिटिकल एक्टर्स का हाथ भी। अगर आपने जो वायरल वीडियोस हो रही हैं, एनालिसिस हो रही हैं, जो फोटोग्राफ्स इजीली मीडिया में अवेलेबल है, उनको अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो वेपन्स की बात की जा रही है, यू आर टॉकिंग अबाउट ड्रोन्स, आरपीजीज, यू टॉकिंग अबाउट बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्म्स दैट इज बीइंग यूज्ड। ये कहाँ से आ रहा है? फंडिंग कहीं से ना कहीं तो आ रही होगी। किसी ना किसी का इंटरेस्ट तो पक्का से जुड़ा होगा, जिसके वजह से ये वायलेंस खत्म नहीं हो रहा है। ये वायलेंस चले ही जा रहा है, साइकिल्स ऑफ वायलेंस हो ही जा रहा है और आम आदमी मणिपुर के वो इसी वायलेंस, साइकिल्स ऑफ वायलेंस में फंस रहा है। तो चलिए इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को हर एंगल से समझते हैं कि क्या है पूरा पर्सपेक्टिव एंड क्या इसका गवर्नमेंट कर रही है, व्हाट इज द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट करेंटली। इसके साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि वे अहेड क्या है। मैं ऑफ कोर्स कोई प्रोबेबल सॉल्यूशंस देने नहीं वाली हूं, क्योंकि प्रोबेबल सॉल्यूशंस आज के दिन इज नाउ पॉलिटिकल। क्योंकि देखा जाए तो ऑपोजिशन और रूलिंग गवर्नमेंट में ये पूरी तरीके से पॉलिटिसाइज्ड हो चुका है। विल टू रिजॉल्व कहीं ना कहीं दिख ही नहीं रही है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट शुरू हो चुका है। बट इन सब चीजों को समझने के लिए मैं क्यों वे फॉरवर्ड या वे प्रोबेबल सॉल्यूशंस नहीं देने वाली हूं, उसको समझने के लिए सबसे पहले तो क्राइसिस को समझना जरूरी है, क्यों ये बार बार साइक्लिक तरीके से हो ही जा रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये रीसेंट वायलेंस क्या था, जो कि नवंबर में हुआ था। ये फिर से क्यों एक ट्रिगर पॉइंट बन के आ गया सामने। तो बेसिकली शुरू होता है नवंबर के बिगनिंग में, फर्स्ट वीक में, कि एक हमार ट्राइब की स्कूल टीचर, मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, मेरे न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट था कि शी वाज एलिजेडली रेप्ड। उनके पैर में गोली मारी गई थी और उनको मार डाला गया था बाय सेटिंग हर ऑन फायर। उसके बाद जो अनआइडेंटिफाइड असेलेंट्स है, जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की थी, उन्होंने कुछ 19 घरों को जलाया और लूट मार किया और ये सारी चीजें जिरीबाम में हुआ। अब वहां के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि क्योंकि वो औरत हमार ट्राइब की है, क्योंकि वो कुकीजो ट्राइब को बिलोंग करती है, एथनिक ग्रुप को बिलोंग करती है, इसी वजह से उनका आर्ग्यूमेंट था कि जो ऑपोजिशन में है, जो दूसरे तरफ से इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में है, मीती के लोगों ने ये घिनौनी हरकत की है। उन्होंने यहां तक कहा कि जब उन्होंने ये केस लेके गए और जब उन्होंने मांगा कि कुछ एक्शन लिया जाए, तो वहां पे जो सीआरपीएफ थे उन्होंने कुछ नहीं किया। तो कहीं ना कहीं उनका जो ट्रस्ट है ऑन दिस सेंट्रल फोर्सेस, वो भी अभी पूरी तरीके से टूट चुका है। उनका कहना है कि भाई उनके तरफ से प्रॉब्लम था। अब उसी के 2 दिन बाद और एक इंसिडेंट होता है जहां पे एक
मीती औरत को मार दिया जाता है अगेन सपोजिडली बाय कुकी मिलिटेंट्स। और उसके 2 दिन बाद 10 कुकी मिलिटेंट्स को मारा जाता है बाय द सीआरपीएफ। कहां पे मारा जाता है? जिरीबाम में। अब ये तो चल रहा है 2-2 दिन में, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये चली जा रही हैं। अब जब ये जिरीबाम में 10 कुकी मिलिटेंट्स को पकड़ के सीआरपीएफ ने उनको पकड़ा, उसका बहुत सारी शूटिंग हुई और पूरे इनकाउंटर में जो पुलिस स्टेशन के बगल में एक रिलीफ कैंप था जहां पे मीती के जो डिस्प्लेस लोग थे, औरत बच्चे, वो उस पर्टिकुलर रिलीफ कैंप में थे। और इस पर्टिकुलर इनकाउंटर के दौरान कुछ लोग मिसिंग हो गए, जिसमें से 3 औरत और 3 बच्चे थे। और इन 3 औरत और 3 बच्चों की लाश कुछ दिन बाद रिवर्स में मिली। जैसे कि एक औरत की जो बॉडी थी, उनकी बॉडी फ्लोटिंग मिली बराक रिवर में, असम में। और यहां से ये नरेटिव शुरू होता है कि इनको किडनैप करके मारा गया है बाय द कुकी मिलिटेंट्स इन रिटेलिएशन टू व्हाट द सीआरपीएफ डिड। और इसी वजह से रायट्स और प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है पूरे मणिपुर में। मैं यहां पे पूरे मणिपुर को भी आपको समझना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस पर्टिकुलर डेमोग्राफी और इस ज्योग्राफी को नहीं समझोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों ये बार बार ये होए जा रहा है। और ये पर्टिकुलर एरिया जैसे जिरीबाम हो गया, ये क्यों इतना इट इज कॉन्स्टेंटली इन न्यूज एंड कॉन्स्टेंटली एज पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। अब जब ये प्रोटेस्ट शुरू होता है, ऑफ कोर्स ये इतनी तेजी से फैलता है और इतना सप्रेस्ड गुस्सा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये वायलेंस चल रहा है ना लास्ट ईयर से, बल्कि देखा जाए तो सप्रेस्ड एंगर तो इससे बहुत साल पुरानी है। तो ये जो एंगर जब प्रोटेस्टर्स के पास इट स्पिल्स ओवर, ऑब्वियस बात है कि मॉब भी पावरफुल बन जाता है। एंड मॉब ने भी मेजर लेजिस्लेटर्स के घर पे जाके दे रैंसैक्ड एंड बहुत सारा तोड़फोड़ एंड एवरीथिंग हैपेंड। पूरा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को हिला दिया। अब समझते हैं कि भाई है क्या ये डेमोग्राफी और ज्योग्राफी का प्रॉब्लम। तो सबसे पहले समझते हैं मणिपुर स्टेट को। मणिपुर स्टेट में अगर हम हिस्ट्री में जाए 2000 साल पहले, तो ये एक जो स्टेट है कटोरी की तरह है, बोल की तरह है। बीच में जो वैली आज के दिन है वो 2000 पहले माना जाता था कि वो पानी के नीचे था। एंड सारे जो लोग थे, जो एथनिक ट्राइब्स थे, वो एक्चुअली सराउंडिंग हिली एरियाज में थे। जैसे जैसे पानी कम होता है वैसे वैसे ये हिली एरिया से लोग इस वैली में आते हैं। और सबसे पहला जो एरिया वो लोग आते हैं उसे कांगला कहा जाता है। वो एक्चुअली में इम्फाल के बीचों बीच है। अब जो लोग हिल से आके वैली में बसते हैं और वैली में दे कीप ग्रोइंग, धीरे धीरे यहां पे डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। डिफरेंशिएशन होता है हिल पीपल और वैली पीपल में। बट ये हिल पीपल वैली पीपल बहुत सिंप्लीफाइड डिवीजन है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मणिपुर में कई एथनिक आइडेंटिटीज हैं, कई ट्राइबल ग्रुप्स हैं। उनमें से अगर हम बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स की अगर हम बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार कॉन्फ्लिक्ट में इन्हीं का नाम आएगा। अब 3 कौन से हैं? एक है मीती, जो कि मेजॉरिटी है, रिलीजियसली हिंदू है, मेजॉरिटी अगर हिंदू है, एंड उनका पॉपुलेशन है 51% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा उनका जो मेजॉरिटी है वो एक्चुअली वैली में रहते हैं, इम्फाल में रहते हैं। इवन दो उनका 50-51% पॉपुलेशन है, पर उनके पास जो जमीन है वो 6 से 9% की है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया में मेजॉरिटी में है। दिस इज द वैली एरिया। ये जो वैली एरिया आपको दिख रहा होगा इस मैप में भी, इम्फाल में यहां पे वो लोग रहते हैं। बट बिकॉज इनके पास इतना मेजॉरिटी है, उनका जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बल्कि जो 60 सीट्स असेंबली सीट्स में है, उसमें से 40 सीट्स एक्चुअली मीतीज के हैं, मीती के जो ट्राइब्स हैं।
तो इसी वजह से उनका पॉलिटिकल पावर ज्यादा है बट लैंड एक्सेस कम है। अब मीतीज का एक डिमांड बहुत सालों से है कि उनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब की क्लासिफिकेशन में आना है। दे ऑल्सो वांट टू बी क्लासिफाइड एज शेड्यूल्ड ट्राइब। ये डिमांड उन्होंने कई बार रखी है, पर कई बार इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। अब आते हैं दूसरे दो एथनिक ग्रुप्स पे, कुकीज। अब कुकीज को माना जाता है कि वो एक हिल ट्राइब है एंड उनका जो रिलीजन है, दे आर लार्जली क्रिश्चियंस, ठीक है, एंड दे आर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, हिल्स में रहते हैं और हिल्स में डेवलपमेंट ना होने के वजह से दे आर नॉट सो एडुकेटेड और डेवलपमेंट से बहुत दूर है, रिसोर्सेज की कमी है एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ कोर्स इज अ प्रॉब्लम। नाउ शेड्यूल्ड ट्राइब होने की वजह से उनको कई सारे एक्सक्लूसिव राइट्स भी दिए गए हैं ओवर लैंड। मतलब जो उनका हिल एरिया है उसमें वैली के लोग जाके नहीं खरीद सकते हैं एज पर अ मणिपुर लैंड एक्ट ऑफ 1960। उसको बाद में जरूर 2015 में अमेंडमेंट जरूर किया जाता है, बट मोटा मोटी अगर समझे तो वैली के लोग जाके हिल में लैंड नहीं खरीद सकते हैं, बट हिल के लोग आके वैली में खरीद सकते हैं। अब इसका फायदा कौन उठाता है, जो हम जियोपॉलिटिक्स में आएंगे तब मैं जरूर मेंशन करूंगी, बट एक अभी मैं सस्पेंस क्रिएटेड बिकॉज दे आर क्रिश्चियंस। कई सारे क्रिश्चियन कंट्रीज ने इनको, इन पर्टिकुलर ट्राइब्स को पैसे दिए हैं टू बिल्ड चर्चेस इन द वैली एरिया। और इम्फाल में आज के दिन में अगर आप जाओगे तो कई सारे चर्चेस मिलेंगे, बट पैसा कहां से आया इनके पास? ऑब्वियसली मनी कमिंग फ्रॉम सो कॉल्ड एनजीओज एंड एक्सटर्नल प्लेयर्स। क्योंकि वो वैली में जमीन खरीद सकते हैं, वो चर्चेस बना सकते हैं, वाइस वर्सा नहीं हो सकता है, राइट? आप हिल में जमीन नहीं खरीद पा रहे हो। अब इसके साथ साथ और एक ग्रुप इंपॉर्टेंट है, वो है नागाज। ना नागाज का क्या है, नॉर्दर्न साइड ऑफ मणिपुर, जो नॉर्दर्न साइड है, अगर हम इस मैप में देखें, यहां पे आपको डोमिनेशन मिलेगा नागाज का, द ग्रीन एरिया, क्योंकि यहां पे आ जाता है नागालैंड, इस तरफ आपका म्यांमार आ जाता है, राइट? तो इस तरफ आपको नागाज का डोमिनेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नागाज एंड कुकीज में कभी लड़ाई नहीं हुई है, लड़ाई बहुत हुई है, बट इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट में कुकीज एंड नागाज आर सीन ऑन वन साइड और नीतीज आर सीन ऑन द अदर साइड। क्यों? ये हिल वर्सेस वैली वाले डिबेट में आ जाती है, ठीक है? हिल में अगेन ये जो हिल एरिया है वहां पे नागाज भी है, कुकीज भी है। नागाज एंड कुकीज अगर हम साथ में देखें तो अबाउट 40% है पॉपुलेशन एंड इनके पास सबसे ज्यादा जमीन है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर लैंड जरूर है, बट रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो एंगर है ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट दोनों तरफ है, ठीक है? दोनों तरफ से आता है कि भाई हमारे साथ गलत हुआ है। बट इसी प्रॉब्लम में घी डालने के लिए कई और इश्यूज को भी समझना जरूरी है, बिकॉज इवन दो देयर इज एन इंटरनल अंडरस्टैंडिंग कि यार गलत हो रहा है हमारे साथ, हमारे वी आर नॉट गिवन अ राइट्स, वी आर नॉट गिवन रिसोर्सेज, ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल है, बट कॉम्प्लिकेट करता है और भी मैटर्स। बट उससे पहले लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि भाई रीजंस क्या है, ठीक है? ये आपको ज्योग्राफी समझ में आ गया, आपको डेमोग्राफी समझ में आ गया। अब आते हैं कि भाई वायलेंस के रीजंस क्या हो रहा है, क्योंकि अगर आप रीजन समझोगे तभी आपको समझ में आएगा कि भाई जब हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। सबसे पहला तो है कि जैसे कि मैंने कहा कि नीतीश को बहुत सालों से शेड्यूल्ड ट्राइब क्लासिफिकेशन चाहिए था एंड फाइनली मणिपुर के हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन को सुनते हुए डायरेक्शन दिया टू द मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट कि हाँ भाई इस चीज पे और सोच विचार किया जा सकता है। तो इस डायरेक्शन के बेसिस पे नीतीश के जो ग्रुप्स थे वो प्रोटेस्ट पे आ जाते हैं, स्ट्रीट्स पे आते हैं और रैलीज करने लगते हैं। एक तरफ नीतीश को लगता है कि हाँ भाई हमारी एटलीस्ट बात सुनी जा रही है, दूसरी तरफ कुकीज एंड नागाज को लगता है कि ये एक तरीका है कि
का जो पावर है, उनके जो राइट्स है, उसको और डाइल्यूट किया जाए, उनसे और ये ले लिया जाए। और ये किया जा रहा है क्योंकि नीतीश के पास ज्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो वहां से शुरू होता है ये एक जो ट्रिगर है। पर ट्रिगर हमेशा वो जो आग लगाने वाली चीज है, बट उससे पहले बहुत सारी लकड़ियां रखी हुई है, किसी ने ऑलरेडी घी डाली हुई है उस पर। तो दूसरा चीज पे आते हैं, क्या है दूसरा रीजन? दूसरा रीजन है कि जो बीरेन सिंह की गवर्नमेंट है अभी, वो लास्ट 2 साल से 2022 से इसी कोशिश पे है कि जो इलीगल फॉरेस्ट लैंड लिया गया है उसको डिफाइन किया जाए कि भाई ये फॉरेस्टेड लैंड है और ये फॉरेस्टेड लैंड नहीं है। बेस्ड ऑन दिस उन्होंने क्या किया, जो चुराचंदपुर और खुपुम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उसका प्रॉपर डिलिनिएशन हुआ, जिसके बेसिस में अबाउट 30 to 40 विलेजेस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से बाहर आ गए। और बीरेन सिंह की गवर्नमेंट ने कहा कि ये इंक्रोचमेंट है, फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट हो रहा है। एंड ये जो फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट बोल के एक ड्राइव किया गया इन लोगों को निकालने के लिए। कहां पे? चुराचंदपुर। अब कहां पे है चुराचंदपुर? अगर आप यहां पे देखोगे, चुराचंदपुर इज अ हिल एरिया अंडर द कुकीज। तो यहां पे शुरू होता है द ड्राइव टू एक्सपेल। अब यहां पे हिल पीपल, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो उन जो कुकी ट्राइब्स हैं उनको लगता है कि ये इंडिजिनस लैंड राइट्स के खिलाफ है। उनको लगता है कि बीरेन सिंह की गवर्नमेंट जो है, बेसिकली बीरेन सिंह की गवर्नमेंट इज सीन एज अ नीति डोमिनेटेड गवर्नमेंट। वो जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू पे ये लैंड राइट्स ले रही है फ्रॉम द कुकीज, फ्रॉम द इंडिजिनस ट्राइब्स। तो एक ये ट्रिगर पॉइंट था। तीसरा ट्रिगर पॉइंट था इलीगल इमिग्रेशन। अगर आपने हाल ही में कोई भी बीरेन सिंह का भी आपने कोई स्टेटमेंट सुना होगा, तो वहां पे आपने देखा होगा कि वो बार बार कह रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेशन की वजह से हो रहा है। अब इलीगल इमिग्रेशन शुरू होता है 2021 से, उससे पहले भी था, ऐसा नहीं है, बट जो मेजर कंसर्न है वो 2021 से शुरू होता है, जब से एक पॉलिटिकल कू होता है म्यांमार में। और व्हाट इज द पॉलिटिकल कू? दैट इज कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी ऑंग सान सू की, उनको हटा के मिलिट्री पावर में आती है और मिलिट्री शुरू करती है क्रैकडाउन, जिसके वजह से जो कुकीज हैं जो कि म्यांमार में रहते थे वो आने लगते हैं टुवर्ड्स मणिपुर। और यहां तक फ्लो शुरू हो जाता है इलीगल इमिग्रेशन का कि कई रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि 1000 नए गांव बस गए थे नियर द बॉर्डर। और यहां तक कहा जाता है कि सडनली जो डेमोग्राफिक बूम हुआ था हिल एरियाज में, हिल इन द इंडिजिनस लैंड में, वो इलीगल माइग्रेशन के वजह से था 2021 से। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन जो नीतीश को एक रीजन देता है कि भाई इलीगल इमिग्रेशन के वजह से उनके रिसोर्सेज खत्म हो रहे और कुकीज में मिलिटेंसी बढ़ रहा है। अब इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी फेंस की बात की है। उन्होंने जो फ्री मूवमेंट रेजिम था FMR, उसको भी बंद कर दिया गया है। तो कई स्टेप्स लिए गए हैं, बट तभी भी इलीगल इमिग्रेशन ग्राउंड रियलिटी में अभी भी चल रहा है, बिकॉज पोरस बॉर्डर है, फॉरेस्टेड लैंड है एंड डेंस फॉरेस्टेड लैंड है। तो यहां पे अभी तक वो प्लग इन नहीं किया गया इलीगल इमिग्रेशन। ऑफ कोर्स कोशिश की जा रही है। ये 3 रीजंस ऑफ कोर्स है। इसके साथ साथ एक जियोपॉलिटिकल रीजन हमें समझना पड़ेगा। म्यांमार इज पार्ट ऑफ द गोल्डन ट्रायंगल। अब ये गोल्डन ट्रायंगल है क्या? गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट ऐसे 2 एरियाज हैं जहां पे ओपियम ट्रेड के थ्रू पे इलीगल आर्म्स की स्मगलिंग होती है, इलीगल डीड्स किए जाते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, सब कुछ जो आप इलीगल समझ सकते हो इंटरनेशनली वो होता है। क्योंकि ओपियम ईदर गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंडर पे ग्रो करके सेल किया जा सकता है या इलीगली है सेल किया जा सकता है। ओपियम का इलीगल मार्केट में, ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा ट्रैफिकिंग होता है।
अब जो इलीगल मार्केट में बेचोगे आप, ऑब्वियस बात है, जो उसका जो रिटर्न आएगा, जो पैसा आएगा, उसको आप इलीगल आर्म्स या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आप इलीगल चीजें नहीं करोगे। इसी से वेपन फ्लो करने लगता है म्यांमार में भी। ऑब्वियस बात है, म्यांमार से आ गया आपका मणिपुर में। तो अभी जो सिविल वॉर चल रहा है म्यांमार में, जो अरक्कन आर्मी वर्सेस मिलिट्री चल रही है, एंड द काइंड ऑफ वेपन्स दैट आर बीइंग यूज्ड, ऑब्वियसली इट इज बीइंग फंडेड बाय द ग्रोथ ऑफ ओपीएम। ओपीएम से ही जो पैसा आ रहा है, उससे ये वेपन्स लिए जा रहे हैं। पहले तालिबान ने भी किया हुआ है, ये तो कोई नई बात नहीं है, अलकायदा ने भी किया हुआ है। वही ओपीएम के पैसे से, ड्रग के पैसे से जो वेपन्स आ रही है, वो फ्लशिंग जरूर हो रही है टू दिस एंटायर मणिपुर क्राइसिस। अब यहां पे होता है कि इतने सारे जब आप लेयर्स को डील कर रहे हो, क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ एथनिक क्राइसिस है? क्या इसको हम रिलीजियस क्राइसिस देखेंगे, हिंदूज वर्सेस क्रिश्चियंस, या हम इसको और एक नए लेयर, दैट इज जियोपॉलिटिकल एंगल से भी हमें समझना पड़ेगा। और जियोपॉलिटिकल लेयर समझने के लिए हमें इंडियाज रिलेशन विद इट्स नेबर्स, स्पेशली साउथ ईस्ट के साथ हमें समझना जरूरी है। बट उससे पहले लेट मी टॉक अबाउट जो प्रीवियस इंसर्जेंसी था, क्योंकि प्रीवियस इंसर्जेंसी में आपको ये पिक्चर और क्लियर हो जाएगा ना। म्यांमार का जो मर्जर था एज पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वाज नॉट अ वेरी पीसफुल मर्जर। म्यांमार के अगर आप मणिपुर का जो मर्जर था विद यूनियन ऑफ इंडिया, वो पीसफुल नहीं था। आप अगर किसी मणिपुर के लोगों से पूछोगे, या नॉर्थ ईस्ट से आप पूछोगे, या कभी आप पर्टिकुलर उनके नरेटिव को आप देखोगे, तो आपको ये एक स्ट्रॉन्ग नरेटिव आपको मिलेगा कि इट वाज फोर्स्ड। बल्कि महाराजा मणिपुर को हाउस अरेस्ट में डाल के प्रेशराइज किया गया था इस मर्जर के लिए। अब इस अंडरस्टैंडिंग के साथ दे फेल्ट, दैट इज द पीपल ऑफ मणिपुर फेल्ट दैट कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, उनके साथ सही नहीं हुआ है, बल्कि मर्जर होने के बाद उनको पार्ट सी स्टेट बना दिया गया था। एंड इसी के साथ दे फेल्ट दैट वहां से शुरू होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एपैथी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इग्नोरेंस। ना वहां पे डेवलपमेंट आया, ना कभी उनकी कोई डिमांड सुनी गई, ना उनके लोगों को एम्पावर किया गया। कंप्लीट इग्नोरेंस हुआ है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बात तो बहुत हद तक सच भी है यहां पर, और इसी वजह से इतना इंसर्जेंसी आता भी है। अब इनिशियली जो इंसर्जेंसी आता है, द वेव्स ऑफ इंसर्जेंसी, पहला इंसर्जेंसी था ये पर्टिकुलर मर्जर को लेके। तो फर्स्ट राउंड वाज बाय हिजाम इराबोत, और उस समय पे वो लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मणिपुर के, और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बर्मा से बात करके उन्होंने अपने जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देने की बात की गई थी, रेड गार्ड्स बोल के, ताकि वो लड़ेंगे फॉर द फ्रीडम ऑफ मणिपुर। राइट, द अंडरस्टैंडिंग वाज वेरी क्लियर कि ये मर्जर सही नहीं था। बट उनके जाने के बाद जो सेकेंड वेव होता है, दे आर बेसिकली यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, यूएनएलएफ की बात है। एंड जब वो फॉर्म होते हैं, वो भी बात करते हैं कम्युनिज्म की। दे ऑल्सो टॉक अबाउट कि भाई यहाँ पे सोशलिज्म लाना है, a lot of closeness with China, a lot of closeness with Myanmar, and the idea was कि भाई यहाँ पे मणिपुर में सोशलिज्म का वेव लाना है। अब यहाँ पे इमर्ज होता है मणिपुर यूथ लीग, यहाँ पे इमर्ज होता है कई सारे ब्रेक अवे फैक्शंस, और सबका एक ही डिमांड होता है कि भाई ये जो सोशलिज्म लाना है वो किस तरीके से लाया जाए। वहां से कुछ जो ग्रुप्स होती हैं उनको लगता है कि रेवोल्यूशन से लाया जाएगा, कुछ ग्रुप्स होती हैं कि उनको लगता है कि नहीं, रेवोल्यूशन से नहीं, हम इसको पीसफुली लाएंगे। और यहाँ पे कई सारे स्प्लिट्स होते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे अभी तक जो आप ग्रुप्स यूएनएलएफ की बात कर रहे हो या आप पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर की बात कर रहे हो, वहां पे अभी तक एथनिक डिविजन्स नहीं थी। यू वुड हैव सीन दैट इट वाज मीती डोमिनेटेड, बट कुकी मेंबर्स भी थे। You would see कुकी ग्रुप्स भी थी, वहां पे मेतीस भी थी, नागाज भी थे। So it was largely based on communism. The idea was कि यहाँ पे इधर रेवोल्यूशन के थ्रू या पीसफुली there would be a move towards it. बट रेवोल्यूशन का जो ग्रुप था वो ज्यादा पावरफुल होने लगा था, एंड यहां से शुरू होता है एक आर्म्ड इंसर्जेंसी का शुरुआत भी, कि they were ready to take on the government of India in a revolution
to bring about a change. Now, जब ये आर्म्स फ्लो इन करने लगता है और रेवोल्यूशन की बात होने लगती है, धीरे धीरे ये जो ग्रुप्स हैं ये स्प्लिट होने लगते हैं एथनिक लाइंस पे। तो आपको देखने को मिलेगा मीती डोमिनेटेड इंसर्जेंसी ग्रुप्स, यू विल सी कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स एंड नागा इंसर्जेंट ग्रुप्स। और ये सारे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं इनको फंडिंग कहां से मिल रहा था? ऑब्वियसली चाइना, म्यांमार से। वेपन्स, ट्रेनिंग, इतने सारे आपके पास रिपोर्ट्स होंगे तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जैसे विश्वेश्वर सिंह जी थे, वो भी उनको लासा बुलाया गया था बाय चाइना टू गिव ट्रेनिंग। तो उसके बाद आपके कई लीडर्स हैं, उनको चाइना ने उनको ट्रेन किया था। उसके बाद आपके पास लीडर्स थे जो म्यांमार जाते हैं, कई लीडर्स थे जो बाहर कंट्रीज में जाके दे वर इंश्योरिंग दैट द इंसर्जेंसी कंटिन्यूज। अब जब इतना वाइड स्प्रेड इंसर्जेंसी था, ऑब्वियस बात है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड हैव डन समथिंग अबाउट इट। अब प्रॉब्लम यहां पे आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर चीज को मैनेज करने के लिए आईबी को दिया था, एंड आईबी ने क्या किया, यहां पे सबसे पहले तो रिफ्ट्स किए। रिफ्ट मतलब ब्रेक, स्प्लिट्स करने शुरू कर दिया था ग्रुप्स के। उसके साथ साथ इस पर्टिकुलर इंसर्जेंसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कई स्ट्रॉन्ग नरेटिव्स ऑफ डेवलपमेंट और नेशनलिज्म को लेके वो आने लगे। धीरे धीरे जब गवर्नमेंट इन 2005 पहला एक ट्रीटी साइन, अग्रीमेंट हम बोलेंगे, अग्रीमेंट साइन हुआ था जिसे हम कहते हैं द सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, व्हिच वाज साइन इन 2005। ये कुकी मिलिटेंट ग्रुप के साथ और इंडियन आर्मी के बीच में साइन हुआ था। व्हाट इज सस्पेंशन? क्योंकि बार बार आता है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन। यहां पे ये कहा गया था कुकी मिलिटेंट ग्रुप को कि भाई आप अपने इंसर्जेंसी को रोकोगे, अपने आर्म्स को अपने कैंप में लॉक इन रखोगे और एंटी इंडिया या कुछ भी अग्रेसिव या कोई भी एक्शन नहीं करोगे जब तक द टॉक्स आर गोइंग ऑन। एंड इस टॉक्स के बेसिस पे हम कोई रेजोल्यूशन पे आएंगे। तो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जब 2005 में हुआ, उसके बाद 2008 में फिर से ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन साइन किया गया विद मल्टीपल कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स। सिर्फ क्या मिलिटेंट कुकी मिलिटेंट ग्रुप के साथ किया गया था? नहीं, ये मीती मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ भी किया गया था। बट मीती मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ उनके आर्म्स पूरी तरीके से ले लिए गए थे। उनको कहा गया था कि भाई आपके आर्म्स हमारे पास रहेंगे एंड यू हैव टू कंप्लीटली स्टॉप योर ऑपरेशंस। बट द कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स को उनके पास उनके आर्म्स जरूर थे, बट दे वर इन लॉक इन की इन देयर ओन कैंप्स। तो यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ अप्रोच रखा गया था विद डिफरेंट मिलिटेंट ग्रुप्स। उस समय पे वॉट एवर वॉज पॉसिबल दे ट्राइड दैट वे टू ब्रिंग इन पीस। ठीक है, अब इसके वजह से धीरे धीरे एक फेज ऑफ पीस आ जाता है। बट इस फेज ऑफ पीस में ये चीज इंपॉर्टेंट है समझना कि पहले से ही मणिपुर में फ्रॉम 1980 ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मणिपुर में एफ्स्पा लगा के रखा था। व्हाट इज एफ्स्पा? इट इज द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। एंड एफ्स्पा के बेसिस पे मणिपुर में द पावर वाज गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेंटेन पीस, राइट? सो even though the insurgents were slowly brought into an agreement and धीरे धीरे ये शुरू हो जाता है, बट एफ्स्पा के अंडर पे एक नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। इसके वजह से आपने देखा होगा, आपको याद भी होगा कि देयर वर लॉट ऑफ प्रोटेस्ट एंड देयर वर एक्टिविस्ट जो हंगर स्ट्राइक में जाते हैं टू रिमूव दिस एफ्स्पा। तो जब पीस आने लगता है एंड सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट इज साइंड कुकी ग्रुप्स के साथ, नीतीज के साथ, एंड फाइनली क्या होता है कि एफ्स्पा भी हटा दिया जाता है। 2023 के मार्च में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर, अगेन बीरेन्द्र सिंह की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस विड्रॉ कर देती हैं विद द कुकी नेशनल आर्मी एंड द जोमी रेवोल्यूशनरी फ्रंट। वो कहते हैं कि भाई ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस अब लागू नहीं होगा। नाउ दे वांटेड अ प्रॉपर पीस टॉक एंड कंप्लीट अबैंडनमेंट ऑफ दिस वेपन्स, उनके पास क्यों रहना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। दे वांटेड अ प्रॉपर नेगोशिएशन। तो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस वो हटा देते हैं। ये रीजन है बिटवीन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पी चिदम्बरम एज वेल एज बीरेन्द्र सिंह टुडे।
Now, once this is withdrawn, this also becomes a matter of concern for today's conflict. क्योंकि अभी कुकी मिलिटेंट्स के पास वेपन्स है, मीतीज के पास इतने वेपन्स नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है, आज के दिन में क्या हो रहा है। तो अब जब हमने कहा कि भाई जो एसओ अग्रीमेंट्स थी वो तो अभी खत्म है, एक तरफ कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट के वजह से they were not actively using their weapons, but अभी उनके पास परमिशन आ गया है, to not permission but the option to use the weapons। साथ में अभी लूटमार के वजह से गवर्नमेंट के कई आर्म्स एरिया से लूटमार हुई है, पुलिस स्टेशन से लूटमार हुई है, वेपन्स ये सारी मिलिटेंट ग्रुप्स लेके गई हैं। स्पेशली जो आपके इंसर्जेंसी ग्रुप्स हैं उनके पास सडनली you will see a lot of weapons being floated। Now, इस पर्टिकुलर चीज को मैनेज करने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन टेकिंग फ्यू स्टेप्स। सबसे पहले जो गवर्नमेंट मणिपुर में है उन्होंने सेवरल रेजोल्यूशंस अप्लाई है कि भाई एफ्स्पा को फिर से वापस लाया जा इन पर्टिकुलर 6 एरियाज में, जहां पे 6 पुलिस स्टेशन में, डिस्टर्ब्ड एरियाज में, जहां पे ये रिसेंट टर्मोइल हुआ है। उसके साथ साथ जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने इंटरनेट, मोबाइल डेटा सारे एरियाज में सस्पेंड कर दिया है और ये भी कहा है कि भाई देयर इज एन इनफ्लो और सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को लाया जाए। ठीक है, सेंटर ने इस रिक्वेस्ट के बेसिस पे 20 CAPFs को भेजा है, इंक्लूडिंग 15 फ्रॉम CRPF एंड 5 फ्रॉम BSF। अब इसके अलावा NIA ने ये पर्टिकुलर 3 केसेस अपने साथ अपने ऊपर ले लिया कि भाई ये इसको इन्वेस्टिगेट NIA करेगा। बट द क्वेश्चन देन इज, ये तो इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात हो रही है। ऑल ऑफ दिस डज नॉट सॉल्व द मेजर रीजंस। ना इलीगल इमिग्रेशन, ना ड्रग ट्रैफिकिंग, ना एथनिक क्लैशेस, ना कोई भी हिस्टोरिकल इशू, कुछ भी तो रिजॉल्व नहीं करता है ये जो अभी चल रहा है। इसी वजह से रूलिंग गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन बोथ एट द स्टेट एंड द सेंटर इज प्लेइंग पॉलिटिक्स। सेंटर में एक तरफ में आपको मिलेगा जो ऑपोजिशन है वो चाहती है कि प्रेसिडेंट्स रूल आ जाए, रूलिंग गवर्नमेंट चाहता है कि वी हैव टू सॉल्व इट थ्रू CRPF। एक तरफ स्टेट पे आते हैं तो बीरेन सिंह की जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि भाई अभी वी नीड BSF एंड अदर थिंग्स, कि भाई पावर चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में आना चाहिए, एंड द ऑपोजिशन कह रहा है कि भाई ये बीरेन सिंह से नहीं होने वाला है। तो हर जगह पे पॉलिटिक्स ही हो जा रहा है। अब आते हैं कि भाई जब हम स्टेट लेवल की बात कर रहे हैं, एक बड़ा पिक्यूलियर डिमांड आ रहा है फ्रॉम द बीरेन सिंह गवर्नमेंट। और ये पिक्यूलियर डिमांड क्या है? पिक्यूलियर डिमांड ये है कि उनका कहना है 30 मई लास्ट ईयर से जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, बिकॉज स्टेट ने एक स्टेट सिक्योरिटी एडवाइजर, उसके बाद एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, दोनों ही त्रिपुरा कैडर से एक लेके आए हैं और दूसरा है कुलदीप सिंह जी, उन दोनों को यूनिफाइड कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया है। मतलब जो पूरी तरीके से वायलेंस रोकने का अथॉरिटी है, जो पीस लाने का अथॉरिटी है थ्रू दी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, वो अभी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के पास नहीं है। लार्जली दिस इज द 2 ऑफिसेस दैट आर मैनेजिंग इट। तो बीरेन सिंह की गवर्नमेंट कह रही है कि भैया हमें सब कुछ क्रिटिसिज्म बोलो, सब कुछ सुनने को मिल रहा है, पर हमारे पास पावर नहीं है टू स्टॉप द वायलेंस। एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉन्स्टेंटली सेइंग कि भाई ये जो डिस्क्रिपेंसी है ये कहीं ना कहीं इस वायलेंस को अलाउ कर रही है। एंड दैट इज ऑल्सो ऑन द रीजन व्हाई ही सेड कि भाई अगर नहीं होता है तो आई एम रेडी टू रिजाइन ऑल्सो। अब आते हैं वे अहेड में। जैसे कि मैंने कहा कि इसमें पॉलिटिक्स, प्लस अदर जियोपॉलिटिकल टेंशन, प्लस हिस्टोरिकल इनसिक्योरिटीज एंड प्रॉब्लम्स हैव मेड इट वर्स। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम बात करते हैं, जो जार्गन्स आपको दिखेगा, मल्टी फैसेटेड रिस्पॉन्स, मल्टी फैसेटेड सोल्यूशन, मल्टी फैसेटेड होने में अभी बहुत टाइम है। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आज के दिन में पीपल ऑफ मणिपुर हैव लॉस्ट ट्रस्ट इन दी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। They have just lost trust in the police forces
उनको लगता है कि पुलिस फोर्सेस भी डिवाइडेड हो गई हैं एथनिक लाइंस में. दे हैव, मैंने रिपोर्ट्स आई हैं कि असम राइफल्स हैव टेकन साइड्स. दे कैन नॉट ट्रस्ट द पीपल हु आर सपोज्ड टू मैनेज द एंटायर कॉन्फ्लिक्ट. मतलब आप खुद सोचो, एक बॉक्सिंग मैच हो रहा है और जो रेफरी है वो किसी एक तरफ से अगर वो खेल रहा है तो दूसरा बोलेगा यार मैच में करना ही क्या है. तो यहां पे ट्रस्ट ही अगर नहीं है तो कहां से सोल्यूशन आएगा. दूसरा प्रॉब्लम है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि आपको इलीगल इमिग्रेशन रोकने के लिए, सो वी रियली नीड टू मूव टुवर्ड्स हैविंग बीएसएफ देयर. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को बढ़ाना पड़ेगा, बॉर्डर फेंसिंग पे काम करना पड़ेगा. एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई इलीगल इमिग्रेशन का प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉपर वे एंड टेक्निक टू स्टॉप दैट, राइट. हाँ, टेरेन डिफिकल्ट है, ये अग्रीड पार्ट है, बिकॉज बहुत डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है. बट अगेन यूजिंग ड्रोन, यूजिंग अदर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, वी कैन डेफिनेटली हैव अ सोल्यूशन, अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू मैनेज द बॉर्डर्स. तीसरा हमारा है एनआरसी का. जब हम एनआरसी की बात कर ही रहे हैं तो व्हाई नॉट इवन लुक एट इट एज अ कंसिडरेशन इन मणिपुर, बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट द एनआरसी तो ये इलीगल इमिग्रेशन के जो वेव्स आए हैं 2021 से, इट कुड बी सॉर्टेड आउट. नेक्स्ट वी कम डाउन टू द पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट. अब डेवलपमेंट जो लास्ट कुछ साल से आ रही है नॉर्थ ईस्ट में, उसको और तेजी से बढ़ाना पड़ेगा, टूरिज्म बढ़ाना पड़ेगा. एंड ये साइकिल्स ऑफ वायलेंस, एफ्सपा, ये नहीं होने देने वाला है. सो one has to, from not only the government, the state administration, there has to be, private players coming in and investing in development. अदरवाइज यहाँ पे चाहे आप कनेक्टिविटी बोलो, यूथ एम्पावरमेंट बोलो, ये सारी चीजें फिर से एक निग्लेक्टेड फॉर्म में ही रह जाएगा. एंड फाइनली ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिकल मेडलिंग. जियोपॉलिटिकल मेडलिंग आप डायरेक्टली तो रोक नहीं सकते. आप चाइना को जाके ये तो नहीं कह सकते हो कि भाई डोंट यूज द म्यांमार रूट टू इनफ्लेम मणिपुर. डोंट, आप बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर हैं उनको आप नहीं कह सकते हो कि भाई मत करो, राइट. तो इस चीज को रोकने के लिए, जियोपॉलिटिकल मेडलिंग को रोकने के लिए सिर्फ दो ही तरीका होता है. एक, डोमेस्टिकली नरेटिव इतना स्ट्रांग करो कि लोगों को समझ में आए कि जियोपॉलिटिकल मेडलिंग हो रही है. दूसरा चीज ये है कि मेक द कॉस्ट सो हाई कि ये जियोपॉलिटिकल मेडलिंग थोड़ा कम हो जाए, राइट. बिकॉज अगर आप ये कॉस्ट को नहीं बढ़ाओगे, अगर आप बांग्लादेश के साथ ये इफ यू डोंट हैव दैट कॉस्टिंग कि भाई अगर आपने मेडलिंग नहीं छोड़ा तो हम आपके साथ, फॉरगेट तीस्ता, वी आर ऑल्सो गोइंग टू काइंड ऑफ मेक इट वर्स फॉर यू. अगर हम ये नहीं करेंगे, टिट फॉर टैट अप्रोच नहीं रखेंगे तो दिक्कत होने वाली है. एक तरीके से अग्रेसिव जियोपॉलिटिकल मेडलिंग को रोकने का तरीका अग्रेशन से ही होता है. एंड फाइनल पॉइंट में जो आना चाहती हूँ इस पूरे इशू को लेके इज दैट कि आई थिंक वी एज पीपल ऑफ इंडिया शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग. इसके जो इंट्रिकेसीज हैं, इसके जो पूरी कहानी में जो प्रॉब्लम्स, इश्यूज, इनको समझना जरूरी है. rather than looking at it just from religious perspective या ethnic perspective या government perspective या जो हमें मीडिया कहने के opposition versus ruling government के, ये सारे चीजें के beyond हमें ये समझना जरूरी है कि नॉर्थ ईस्ट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड वी नीड टू बी अवेयर कि हमारे देश में एक आग लगी है. वी नीड टू बी कंसर्न्ड अबाउट दैट. With this, I'm going to end today's lecture. Thank you so much for joining me. If you have anything to discuss, please connect with me on Telegram or in the comment section. I'll see you in the next one. Bye. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Above line, Hoya online, we are the lifeline.